समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और आज बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की पहली BHRT स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा लाइफ कोच हैं और गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर शबाना मुफ्ती। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। As always, doing great, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, आप ख़वातीन के हेल्थ इश्यूज़ पे भी बात करती हैं और हमने आपको सोशल टैबूज़ पे भी बात करते हुए हमेशा से सुना है। तो पाकिस्तान में ख़वातीन को सबसे ज़्यादा अगर हम फ़िज़िकल हेल्थ अवेयरनेस की बात करें, आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजिंग फेस आपके लिए रहा है? जिस पे मैं काम कर रही हूँ बड़े अरसे से, एक्चुअली मैंने देखा कि गायनी, डिलीवरी, OB ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं ना, ये पूरी दुनिया में हो रही हैं। उनका एक ही कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कि अगर किसी को फाइब्रॉइड हो जाए, एंडोमेट्रियोसिस हो जाए, कोई बीमारी ऐसी हो जाए तो जाके गायनी के पास जाता है, ट्रीटमेंट ले लेता है। या अगर बच्चा पैदा करना है तो OB के पास जाता है, ऑब्स्टेट्रिशियन जो जच्चा बच्चा होते हैं, बच्चा पैदा कर लेता है। ये हर दुनिया में हो रहा है। मुझे खुद भी नहीं पता था कि हार्मोनल हेल्थ जो बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है उसकी स्पेशलाइजेशन मैंने कोई 6 साल हो गए हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली मैंने जाके 2 साल के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया अपनी प्रैक्टिस में, और फिर मुझे पता चला कि लोगों को तो इसकी अवेयरनेस ही नहीं है, डॉक्टर्स को अवेयरनेस नहीं है। मैंने खुद इसकी जाके खुद बाद में लिटरली आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर डेकेड्स। तो जब मेरे पास ऑफिस में कोई पेशेंट आती थी तो मैंने मेमोग्राम किया, पैप्समेयर किया, उसका फिजिकल एग्जाम किया, ब्रेस्ट एग्जाम किया, उसके बाद अल्ट्रासाउंड करके देख लिया कि एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, एनुअल एग्जाम में कुछ ब्लड वर्क कर लिया। इससे आगे मैंने कभी भी जो ख़वातीन 35 के बाद आ रही थी, मैंने उनके कभी हार्मोन्स चेक नहीं किए थे। मैंने कभी उनसे बैठ के ये बात नहीं की थी कि उनको सिम्टम्स कौन से आ रहे हैं, पेरीमेनोपॉज क्या होता है, मेनोपॉज क्या होता है, पोस्ट मेनोपॉज क्या होता है, इसके क्या इलामात होते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। मैंने कभी आधा घंटा निकाल के किसी पेशेंट से ये बात नहीं की थी, और ना उन्होंने ब्रिंग अप किया, ना मैंने डिस्कस किया। ठीक है। ये जो अवेयरनेस, और जब मैंने खुद स्पेशलाइज किया और मुझे पता चला जी कि इसकी तो ला इल्मी और पूरी दुनिया में इवन बाहर भी अब एक बहुत बड़ी वेव आई है हार्मोनल हेल्थ की। तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, UK में सब हो रहा है प्रैक्टिस। लेकिन जब मैंने पाकिस्तान आना शुरू किया तो मुझे पता चला कि डॉक्टर्स को ही नहीं पता, क्योंकि हमारे मेडिकल कॉलेजेस में इसकी ट्रेनिंग नहीं थी, इसका करिकुलम नहीं था। तो जब डॉक्टर्स को नहीं पता, तो जब पेशेंट के पास जाते थे, डॉक्टर्स के पास पेशेंट जाते थे कि जी हमें तो बहुत सिम्टम्स आ रहे हैं पेरीमेनोपॉज के, 40s में हमारे मूड स्विंग्स हैं, हमें जोड़ों में दर्द है, हमें ब्रेन फॉग है, हमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं इमोशनल, सेक्सुअल वेलबींग के। तो डॉक्टर कह देता था जी ये नॉर्मल है, ये तो एजिंग का हिस्सा है ना, ये तो हर औरत ने गुजरना है, तो डिसमिस कर देते थे। तो कभी कोई बात नहीं करता था इस पे। तो मुझे वहाँ से ये एहसास हुआ कि दिस इज़ द टॉपिक, दिस इज़ द अवेयरनेस, जिसको मैंने अपना मिशन और विजन थी मेरी कि हर घर में कम से कम औरत को अपनी हेल्थ का तो पता हो। लेकिन वही बात है कि औरतों को, पेशेंट्स को अब मैंने एजुकेट थ्रू सोशल मीडिया किया, ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स को मुझे मेडिकल कॉलेजेस में जाके टीच एंड ट्रेन करना पड़ा। क्योंकि यहाँ के पेशेंट्स ने जाना तो डॉक्टर्स के पास है, और अगर डॉक्टर्स आपको मिस इन्फॉर्म करेंगे कि जी ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, हार्मोन्स मत लें, उससे ये मसले मसाइल हो जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया डॉक्टर साहिबा, क्योंकि आप वैसे तो US बेस्ड ही हैं और US में ज़्यादा आपका काम है, लेकिन पाकिस्तान की क्योंकि आप पहली BHRT हैं, तो यहाँ पे प्री मेनोपॉज पे तो हम बात ही नहीं करते हैं। वही आप वाली बात के सोशल टैबू, कोई बात नहीं करता। तो ख़वातीन को आप किस तरह से अपनी तरफ लेकर आती हैं, किस तरह से आप उनको बताती हैं कि प्री मेनोपॉज भी एक डिसऑर्डर है और आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है? अपनी तरफ नहीं लेकर आती, मैं प्योरली एविडेंस बेस्ड साइंस की बंदी हूँ। मेरे सोशल मीडियाज़ पे अगर आप जाके देखें तो मेरा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। लेकिन हमारे घरों में तो बात होती है ना ये कि ये तो कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो तुम्हारे मूड स्विंग्स हैं। मैंने अपने सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है, और एजुकेशन को और साइंस को सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस किया है पेशेंट्स के साथ। जो भी मेरे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जाके सीखते हैं, वो आके कहते हैं जी डॉक्टर साहब हमें तो अब डॉक्टर, मैं आपको बता रही हूँ, लिटरली पेशेंट आके मुझे कहते हैं हम अपने गायनेकोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या किसी और डॉक्टर के पास गए थे, हमें तो टाइप ऑफ एस्ट्रोजन भी पता है, हमारे डॉक्टर को नहीं पता था। हमें वो चीज़ें पता है आपकी वीडियोस देख के, जो कि आम नॉलेज में नहीं। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिखाया है, समझाया है, मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी है।
मैंने उसका ट्रीटमेंट, पहले मैं इन्फॉर्मेशन देती थी, फिर मुझे लगा अगर ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो लोग कहेंगे, वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। हाँ। कि आपने हमें इतना नॉलेज दिया लेकिन ट्रीटमेंट नहीं है। और यहाँ एक बड़ा मसला ये भी था कि डॉक्टर्स का भी कसूर नहीं। वो कहते थे जी अगर हम बताएंगे उनको हार्मोन्स का, अव्वल तो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग नहीं है। हाँ। अगर ले भी ली उन्होंने बाहर के मुल्कों से जाके सीख भी लिया तो यहाँ ट्रीटमेंट नहीं। तो मैंने फाइनली 2 साल पहले ट्रीटमेंट को भी लॉन्च किया और अब मैं उसको कॉस्ट इफेक्टिव बना रही हूँ ताकि हर औरत की रसाई तक उसको पहुँच हो। बिल्कुल, मैं यही चीज़ कहना चाह रही थी कि जिस तरह से आप अपने सोशल मीडिया को यूज़ कर रही हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं, जो बेड़ा आपने उठाया है उससे ख़वातीन लाजमी तौर पर इन्फ्लुएंस भी हो रही होंगी, क्योंकि हमारे घरों में ये वाली बात नहीं होती। ख़वातीन को स्नब कर दिया जाता है कि ये तो कोई बीमारी है ही नहीं, कोई डिसऑर्डर है ही नहीं। डॉक्टर साहिबा, आपने क्योंकि हार्मोन्स की बात की है, आजकल हम एक बात बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, कोर्टिसोल। जी। अब ये क्या है? क्योंकि मैंने सुने और बहुत सारे ही हमारे पास सोशल मीडिया पे वीडियोस भी मौजूद हैं, कोर्टिसोल की वजह से आपकी मैरिड लाइफ ख़राब होती है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हार्मोन थेरेपी और कोर्टिसोल का बीच में क्या लिंक है, कुछ है? देखिए, हमारा मसला ये है कि सोशल मीडिया में ना एक चीज़ वायरल होती है, उसका बेसिक नॉलेज, साइंस, उसकी फिजियोलॉजी किसी को नहीं पता होती। बिल्कुल। उसके वो एक्सपर्ट नहीं होते। थोड़ी सा नॉलेज उन्होंने ऑनलाइन ले लिया, थोड़ा सा नॉलेज किसी से सुन लिया, हाँ। और उसके बाद जाके उसके एक्सपर्ट बन गए और उसको बताना शुरू कर दिया। और हमारी जो आवाम है, अगर वो बहुत वेल एजुकेटेड, वेल ट्रैवल्ड, वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है तो वो उसी चीज़ को समझ के घर में बैठ जाती है। तो अब कॉर्टिसोल जो है वो विदाउट टॉकिंग अबाउट द HPO एक्सिस, अब थोड़ा सा मुश्किल बात करने लगी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपके ऑडियंस को ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपके जिस्म के अंदर 2 एक्सिस होते हैं, एक होता है HPO एक्सिस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरी, जो आपकी ओवरी होती है। ठीक है। वहाँ पे ये एक पूरा एक्सेस होता है जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि ज़रूरी होता है। वहाँ से हार्मोन्स बन रहे होते हैं ओवरी से, और वहाँ से बच्चा पैदा करने की सलाहियत पैदा होती है। ठीक है। दूसरा जो एक्सेस होता है जिस्म के अंदर, HPA एक्सेस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड एड्रिनल। ठीक है। एड्रिनल एक छोटा सा ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर, जहाँ से आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बन रहे होते हैं, जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं। ठीक है। अब अगर आपके अंदर इन्फ्लेमेशन हो, स्ट्रेस हो, आपका कॉर्टिसोल बनता है वहाँ से, क्योंकि वो जाके स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। थोड़ी अमाउंट में कॉर्टिसोल अच्छी चीज़ है। अच्छा। जिस तरह से अगर आपके चोट लग जाए तो वहाँ पे सेल्स आके उसको ब्लीडिंग रोकते हैं थोड़ी अमाउंट में। हाँ। अगर वो ज़्यादा हो जाए तो वहाँ इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाती है। हाँ। तो इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह थोड़ी अमाउंट में कॉर्टिसोल वर्क्स ग्रेट, क्योंकि आपको वो चाहिए स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि अगर आप कहीं आप देखते हैं लड़ाई हो रही है, कहीं देखते हैं जंग लड़ गई है, आपको लगता है कि ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो आपका कॉर्टिसोल और आपके एड्रेनलिन, ये सारे वो वाले हार्मोन्स होते हैं जो पैदा होते हैं और आपको बताते हैं कि रन, फाइट एंड फ्लाइट, यहाँ से आपको भागना पड़ेगा। तो अगर ये कॉन्स्टेंटली पैदा होता रहे तो इसे कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। तो अब अगर आपका इन्फ्लेमेशन हो और अगर आपका कॉर्टिसोल एक्सेस में हो जाए तो आपका जो बाकी हार्मोन्स ओवरी से बन रहे थे वो पैदा नहीं होते, उनमें कमी होना शुरू हो जाती है। क्योंकि आपका बेसिक हार्मोन को कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। कोलेस्ट्रॉल ही एक बड़ी चीज़ है जहाँ से हर किस्म के हार्मोन ने बनना है। ठीक है। अब अगर आपका कॉर्टिसोल ज़्यादा बनता है, वो भी कोलेस्ट्रॉल से बन रहा था, आपका प्रोजेस्टेरॉन और बाकी हार्मोन्स भी कोलेस्ट्रॉल से बन रहे थे। अब अगर आपके स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो आपका कॉर्टिसोल सारा कोलेस्ट्रॉल खींच लेगा। और इसकी वजह से आपकी जो ओवरी के हार्मोन्स थे वो कम होना शुरू हो जाएंगे। इससे हम इंग्लिश में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन स्टील। ठीक है। जिसका ये मतलब हुआ कि अब आपके जो प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन वगैरह थे ओवरी के अंदर वो कम हो गए, आपका रिप्रोडक्टिव एक्सिस खराब होना शुरू हो गया और आपका जो स्ट्रेस का एक्सिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो गया। ठीक है। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। सो बहुत मुश्किल हो रही है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज़ कर रही हूँ आपके ऑडियंस के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये बेसिक साइंस, और मैं बहुत आसान लैंग्वेज में बता रही हूँ, अगर उनको नहीं समझ आएगी तो आधी इन्फॉर्मेशन, जिस तरह आधा सच खतरनाक होता है ना, नहीं हम डॉक्टर साहब से पूरा सच सुनेंगे। तो अब अगर ये आपको स्ट्रेस रहता है, इन्फ्लेमेशन रहती है, तो आपके ओवेरियन एक्सिस भी खराब होता है। मैं ये स्ट्रेस पे ही आना चाहूँगी। डॉक्टर साहिबा, हमारे यहाँ रिश्तों में देखा गया इमोशनल हेल्थ का ख्याल नहीं रखा जाता, स्पेशली ख़वातीन की यहाँ पे बात करूँगी। फिज़िकल हेल्थ में तो चलें, फिर आप अगर कोई इशू होता है तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी इमोशनल हेल्थ पे बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। क्या हस्बैंड और वाइफ के दरमियान इस तरह का रिश्ता या कोई ऐसा लिंक होना चाहिए इमोशनली, जिसमें वो समझ सकें कि मेरी वाइफ की इमोशनल हेल्थ
किस हद तक बेहतर है या ख़राब हो रही है? क्योंकि हमने देखा ख़वातीन जो बीवियाँ होती हैं वो क्रैंकी हो रही होती हैं, लड़ रही होती हैं, तो उनके आपने कुछ बड़ी स्पेशल खूबसूरत डेज बात होते की है। हैं, उसके हवाले से ज़रा बताएं कि जी, अगर मैं पीछे वाली बात ख़त्म करूँ तो ये हाँ। उससे डायरेक्टली लिंक्ड है। बिल्कुल। जब आपका स्ट्रेस ज़्यादा हो गया था हाँ। तो कॉर्टिसोल में स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो रही है। हाँ। मैंने आपको बताया था कि वहाँ से प्रोजेस्टेरॉन स्टील हो रहा है, जिसका मतलब है कि आपके प्रोजेस्टेरॉन जब नीचे जाना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर इन योर 40s, 35 के बाद ही स्टार्ट हो जाता है ये सारा, कुछ में कम कुछ में ज़्यादा। 40s में 40 साल की उम्र से ऊपर तो आपके जो सबसे पहला हार्मोन नीचे जाता है वो प्रोजेस्टेरॉन ही जा रहा ठीक होता है। है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन ज़रा बनता रहता है क्योंकि एक डिफरेंट सिस्टम होता है उसका बनने का ओवरी से। तो ये वाले सारे जब हार्मोन्स नीचे जाते हैं और साथ इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस कॉर्टिसोल ऊपर जाता है तो ये सारे इंटरकनेक्टेड है। तो आपके जो मूड स्विंग्स आना शुरू होते हैं, जो आपको क्रैंकीनेस होती है, जो आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं पेरीमेनोपॉज में, दैट्स बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ द हार्मोन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी। तो जो ओवरी के हार्मोन्स होते हैं उसमें ऑन एडिशन टू दैट अगर आप स्ट्रेस ऐड कर दें तो ये सारा जो फेज स्टार्ट होता है जिसमें औरत एकदम क्रैंकी हो जाती है, वो कहती है जी आई एम येलिंग एट माई किड, मुझे चीखना नहीं था लेकिन जब मैं अपने बच्चों के ऊपर चीखती चलाती हूँ और वो जब कमरे से निकल जाते हैं तो मैं गिल्ट ट्रिप पे चली जाती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरा ये रिस्पॉन्स इतना डिस्प्रपोर्शनेट क्यों था, और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकती। और उसके बाद जो है रातों को उसको नींद नहीं आती, उठ के बैठ जाती है, पसीने आते हैं, हॉट फ्लैशेस होते हैं, अपना एक एंगर, लैक ऑफ टॉलरेंस, पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है, दिल की पैल्पिटेशंस, तेज तेज धड़कन, कानों के अंदर सीटियां, आपके जोड़ों में दर्द, फटीग, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ इंटिमेसी, आपका जीरो लिबिडो हो जाता है। चलिए ये तो सारी चीजें जो हैं ये डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करती हैं। अब अगर आदमी एजुकेटेड नहीं है, आदमी को ये नहीं पता, मैं इसी पॉइंट पे आना चाहती, ये जो हस्बैंड होते हैं या जो मर्द हज़रात होते हैं इनको इमोशनल हेल्थ के हवाले से एजुकेट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एक सोशल मीडिया पूरी फ़ैन फॉलोइंग है और उसको मर्द हज़रात भी फॉलो कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी आप ये लाजमी एड्रेस करें कि एजुकेट कैसे करें मर्दों को। अभी हम जो बात कर रहे थे एक वो वाला फिनोमिनन जो हर औरत को होना है, अभी हम दूसरी तरफ जाएंगे जो कम औरतों को होता है, कुछ को होता है कुछ को नहीं होता, वो साइकाइट्रिक इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं ना, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन 40s में, लेट 30s में जब आपको पेरीमेनोपॉज हो रहा है, ये तो सबको होना है। इससे किसी औरत ने नहीं बचना, चाहे आप फिजिकली फिट हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप जिम जाते हैं, आपकी न्यूट्रिशन अच्छी है, इसकी साइंस ये है कि आपके जो अंडे होते हैं ओवरी में उसने कम होने, जब वो कम होंगे तो वहाँ से हार्मोन्स कम होंगे, आपको पेरीमेनोपॉज होना है। इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता जो अंडों का ज़ख़ीरा तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, तो हार्मोन्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ जिस चीज़ में से हर औरत ने 100% पूरी दुनिया में, चाहे आप कॉकेशियन हैं, वाइट हैं, काले हैं, अफ्रीकन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, पूरी कुरायर्स में हर 100% औरतों ने इसमें से गुजरना है। अब अगर आपको पता है कि औरत ने इस फेज़ में से गुजरना है तो आपके आदमियों को एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि 40s में जब औरतें एकदम उन्हें लगता है बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें लगता है कि अब तो मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, मेरे पास, अगर वो काम कर रही है, थोड़े पैसे आ गए हैं, उसे लगता है मेरे पास जहानत और विजडम आ गई है, मैं मैच्योर हो गई हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम उसकी फिजिकल हेल्थ और उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी थोड़ी नीचे जा रही होती है, तो वो उससे भी इफेक्ट हो रही होती है। और पेरीमेनोपॉज में जो मूड स्विंग्स और फ्लक्चुएशंस आती हैं, अब अगर वो थोड़े टेंट्रम्स थ्रो करती है, वो एक्चुअली टेंट्रम्स नहीं होते, दैट्स द हार्मोनल फ्लक्चुएशन। अब अगर आदमी को इसकी अवेयरनेस नहीं है, वो कहेगा मेरी औरत जो है ड्रामा करती है, मैं घर जाता हूँ, मैं पीस के लिए लड़ने का बहाना चाहिए, बस मैं सुकून के लिए जाता हूँ। और लेकिन वो जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन है, वो ना कोई डॉक्टर देता है ना कोई और देता है। उसकी वजह से वो फिर साथ वाले लोग भी समझते हैं ये इतनी नेगेटिव क्यों हो गई है, इसको एंग्जाइटी डिप्रेशन क्यों हो रहा है, ये क्यों रोती रहती है। एक न्यू ऑनसेट ऑफ एंग्जाइटी डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है इस एज में। तो खाली औरतों को अवेयरनेस नहीं मैं देती, मैं उन्हें अक्सर कहती हूँ कि आदमियों को साथ लेकर आएं ताकि उनको पता चले। अब अगर आप इमोशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो इमोशनल हेल्थ में मल्टीपल फैक्टर्स आ सकते हैं। हो सकता है उसको पहले कोई नफसियाती मसला हो, उसका कोई झगड़े चल रहे हों इन लॉज के साथ, हस्बैंड के साथ, वो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, वो केस बाय केस होता है, वो ज़रूरी नहीं कि हर औरत उसमें से गुजरे। वो एक बात होती है कि आपकी जो इमोशनल बॉन्डिंग, जो अंडरस्टैंडिंग, जो कंपैटिबिलिटी अपने पार्टनर के साथ है, वो केस बाय केस है। कुछ लव मैरिजेस करते हैं और शादी के कुछ अरसे बाद उन्हें लगता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर मी, मैंने कोई और एक्सपेक्टेशन की थी और मुझे आगे से कोई और मिल गया। तो वो एक चीज़ वो आ जाती है जिसमें
मेडिकल को हम इतना नहीं देखते, हम ज़्यादा सोशल और ज़्यादा साइकोलॉजिकल और फिर औरत और आदमी कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं। ठीक है। लेकिन जो हम यहाँ बात कर रहे थे वो 100% हर एक कौन है, तो कम से कम जो 100% हर एक कौन है उसकी एजुकेशन तो लोगों को दे दें। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, आप क्योंकि लाइफ कोच भी हैं, अभी बात हमने की है मैरिड ख़वातीन और हज़रात की। आजकल क्योंकि अब ट्रेंड बनता जा रहा है कि लेट 20s में या अर्ली 30s में या मिड 30s में भी लड़कियों की शादियां हो रही हैं और अक्सर लोग शादियां उनकी डिले भी हो जाती हैं। तो जिन ख़वातीन के साथ ये प्री मेनोपॉज शुरू हो गया है फेज़, उनके साथ फिर क्या मामला होना चाहिए, किस तरह से ट्रीटमेंट होना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, वो कहते हैं ये पागल होगी, इसी जल्दी शादी करा दो। जब वो क्रैंकीनेस उसके खातून के अंदर आ जाती है या वो बहुत ज़्यादा एजुटेटेड हो जाती है, तो तब उसको ही सुनने को मिलता है। आप क्योंकि लाइफ कोच भी हैं, अब आप ये बताएं कि वो क्या करें? देखिए, लाइफ कोचिंग मैंने की इसलिए थी क्योंकि मैं टू बिगिन विद मैं हार्मोनल एक्सपर्ट हूँ। और जब मुझे लगता है कि अगर आप काउंसलिंग उसका हिस्सा नहीं बनाते तो आप हीलर नहीं होते, आप तबीब नहीं होते, आप एक रोबोट मेडिकल डॉक्टर होते हैं। तो लाइफ कोचिंग के बगैर किसी को डॉक्टरी करनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज जब तक आप उसकी थोड़ी सी साइकी नहीं समझते, उसके सोशल इश्यूज नहीं समझते, तब तक आप ओवरऑल एक पेशेंट को नहीं जानते। ठीक है। तो इसकी वजह से दे गो हैंड इन हैंड, हर चीज़ एक पैकेज में होनी चाहिए आइडियली, लेकिन लोग करते नहीं है। मेरा एक पैशन है इसलिए मैंने किया। अब देखिए, आपने ये कहा कि शादी जो है 30-35 में कर रही हैं। शादी तो अगर आपको 60-70 में भी करनी पड़ जाए और आपको एक अच्छा कंपेनियन मिल रहा है, कंपेनियनशिप के लिए कर रहे हैं तो ज़रूर करें। ठीक है। लेकिन अगर आप मेडिकल बात करें, साइंस की बात करें कि बच्चा कब पैदा करना चाहिए, या अगर शादी कर रहे हैं कि अब फैमिली को रेस करना है, जो मेजॉरिटी हमारे पाकिस्तान में शादी का मकसद ये होता है कि अगले ही महीने पूछना शुरू कर देते हैं कि खुशखबरी सुनाओ। तो इसका मतलब है कि अगर आपका वो था, क्योंकि न्यूली वेड कपल है, अब अगर उन्होंने बच्चा पैदा करना है, मेडिकल को हम साइड में रखें, ठीक है, सोशल चीज़ों को हम साइड में रखें। सोशल में ये आ जाता है कि आप जब भी शादी हो, शादी करना बड़ी सुन्नत है, शादी करनी चाहिए, जिस भी एज में करें, आपको जब भी मौका मिले, एक अच्छा पार्टनर मिले, गो फॉर दैट। मेडिकली अगर आप मेरे से पूछें कि बच्चा कब पैदा करना चाहिए, वो एक अलग टॉपिक है। उसमें यह है जी कि औरत एक ज़ख़ीरे के साथ पैदा होती है, वो हर एज के साथ जैसे जैसे वो आगे चलती है उसका ज़ख़ीरा कम होता है। आइडियली जो उसके अंडे होते हैं उनकी क्वांटिटी क्वालिटी 20s में पीक पे होती है, उसकी फर्टिलिटी बच्चा पैदा करने की सलाहियत पीक पे होती है। 30s में थोड़ी कम हो जाती है, 35 में और कम हो जाती है, 40s में जाते जाते अंडे बहुत कम रह जाते हैं, 10,000 5,000 रह जाते हैं। तो टू कंसीव अ बेबी, मतलब कि आसानी से पैदा करना बच्चा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सूरत में फिर लोग जाके IVF कराते हैं, या फिर उन्होंने पहले एग फ्रीजिंग कराई होती है, क्योंकि आजकल औरतें जो बड़ी करियर ओरिएंटेड हैं, क्योंकि औरतों का मसला ये है कि वो बायोलॉजिकल क्लॉक पे हैं, उनकी टिक टिक क्लॉक हो रही है, बच्चा पैदा करने का उनका एक स्पैन होता है। एक दफ़ा मेनोपॉज हो गया तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता। अच्छा। पेरीमेनोपॉज में जब थोड़े अंडे प्रेजेंट होते हैं, बच्चा पैदा हो सकता है। ठीक है। आपको बच्चा पैदा करने के लिए एक हेल्दी अंडा और एक हेल्दी स्पर्म चाहिए, कोई 100 चीज़ें नहीं चाहिए। लेकिन मसला ये है कि आहिस्ता आहिस्ता पैदा होने का जो शरह है वो कम हो जाती है। इसका मतलब नहीं कि नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन मेनोपॉज हो जाए तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। डॉक्टर साहिबा, कता कलामी की माज़रत, यही बीच में एक पॉइंट आगे रखूँगी आपके कि फिर कौन सी एज ब्रैकेट होती है, क्योंकि हमने देखा कि 30s की आप बात करी हैं, 35 की बात करी हैं, 40s की भी बात करी हैं, तो प्रेगनेंसी एज सुन एज अर्ली कितना कर लेना चाहिए, थोड़ा टाइम फ्रेम बता दें। वैसे तो आपने बताया मेनोपॉज और प्री मेनोपॉज के साथ, क्योंकि हमने देखा कि बॉलीवुड की अक्सर हीरोइंस, जिसमें कटरीना कैफ भी हैं, ऐश्वर्या राय भी हैं, वो उनकी सबकी प्रेगनेंसी हमने देखा 40s में हुई है जी। तो अब आप पाकिस्तानी ख़वातीन की अगर बात करें तो उसमें प्रेगनेंसी का क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए? अगर तो पाकिस्तानी ख़वातीन कटरीना कैफ हैं और सोशल मीडिया पे हैं, क्योंकि लेट मैरिजेस का तो हो गया कि लड़की पढ़ रही है, लड़की ने करियर बनाना है। देखिए, किसी का मुंह लाल देख के अपने मुंह पे थप्पड़ मार मार के लाल नहीं कर लेना चाहिए, लेने के देने ना पड़ जाए। रियल लाइफ जो होता है ना, रियलिटी चेक इज़ वेरी डिफरेंट। ठीक है। जब आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग अपनी पिक्चरें लगा रहे हैं फूड की, अपनी वेकेशन की, उनकी इनर लाइफ देखें
तो उनको बिल्कुल। बाहर से वैलिडेशन चाहिए होता है, अंदर से खोखले लोग होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। जो लोग पुरसकून होते हैं उनको बाहर की तस्वीरों, बाहर की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। अब अगर आपको पैसे मिलते हैं पतला दुबला खूबसूरत लगने के, हाँ और आपने न्यूट्रिशनिस्ट भी रखा हुआ है और आप कतरीना कैफ हैं, तो यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, ठीक है। आपका लाइफस्टाइल जो है वो हाँ। करोड़ों में कमा रहे हैं। बिल्कुल। अगर उनको IVF भी कराना पड़ गया एक लेट एज में, क्योंकि वो एक करियर क्लॉक पे हैं। हाँ करियर क्लॉक भी तो होता है ना आपका, जब बिल्कुल। जवानी थोड़ी सी ढलेगी तो आपको हीरोइन नहीं, आपको बैक सीट पे जाना पड़ेगा। करेक्टर रोल कौन करना पसंद ये तो हम करता फंसे हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक और करियर क्लॉक। तो ये दोनों चीजें हैं। आम हाँ। खवातीन जो कि नहीं है कोई सुपरस्टार, हाँ। या हम एवरेज की बात करें ना, हम एक ग्राफ की बात करते हैं तो हम 98% की बात करते हैं, हम ठीक है। 2% इधर 2% इधर की बात हाँ। नहीं करते। इसकी वजह से जी मेरी दादी नानी जो है 50 साल की थी, उसका बच्चा पैदा हो गया था, वेरी गुड, उसके जेनेटिक्स अच्छे थे, उसके अभी मेनोपॉज नहीं हुआ था, उसका मेनोपॉज 55 में होना होगा। ठीक बट है। कितनी दादियाँ नानियाँ हैं हाँ। जो 50 में जाके बच्चा पैदा करती हैं। यहाँ पे एक बड़ी मज़े की बात है जो अभी एक्चुअली मैं कल भी एक पॉडकास्ट में बता रही थी कि 40s में बच्चा पैदा करने की शरह कम हो जाती है क्योंकि अंडे कम हो गए। बिल्कुल। इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। और ठीक जब है। अंडे कम हो जाते हैं हाँ। वो दोबारा पैदा नहीं कर सकते। आप आदमियों की तरह स्पर्म हर महीने पैदा नहीं होते, बिलियंस एंड बिलियंस में उनके पैदा होते हैं। ठीक है। और वो डिफरेंट है, उनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री चलती रहती है। औरत की फैक्ट्री एक अंडों के जरिए के साथ पैदा हुई और ख़त्म हो गई। ठीक है। उसी स्पैन में उसने बच्चे बनाने, तो बायोलॉजिकल क्लॉक हम इसी को कहते हैं। 40s में जाके जब उनके अंडों की कमी होती है तो उनके ब्रेन से एक सिग्नल जाता है ओवरी को, वो जाके ओवरी को खटखटाता है ऐसे, वो जाके कहता है कि तुम क्यों नहीं हार्मोन्स बना रहे, मुझे हार्मोन्स चाहिए। ओवरी से हार्मोन्स पैदा होते हैं। जब वो एकदम शूट करेंगे तो कभी कभी एक अंडे की बजाय 2 या 3 अंडे भी फर्टिलाइज हो सकते हैं। अच्छा। तो एक बच्चे की बजाय आपको जुड़वा बच्चे, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रुपलेट्स किसी तरह भी हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो औरत हेल्दी है तो उसके जुड़वा हो गए या ट्रिपलेट्स हो गए। उसका मतलब था कि वो जो एक जिस IVF में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, मल्टीपल जेस्टेशन इसे कहते हैं, कि वो जब इतनी ज़ोर से जाके दरवाज़ा खड़खड़ाते हैं तो दरवाज़ा एकदम खुलता है ज़्यादा, तो वहाँ से मल्टीपल जेस्टेशन हो जाती है। लेकिन आपके जो अंडे थे वो कम हो रहे थे। और बाय डेफिनेशन इन मेडिसिन 35 के बाद हम उसे कहते हैं एडवांस्ड मैटरनल एज, जिसका मतलब होता है जब हमारे पास ये बच्चियाँ आती हैं हम उन्हें कहते हैं कि अब आपकी जो प्रेगनेंसी है उसमें डाउन सिंड्रोम, बच्चे के एबनॉर्मल होने का खतरा, या उसमें प्री एक्लेम्सिया, ब्लड प्रेशर ऊपर जाने का, डायबिटीज़ होने का, ये खतरे बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से उनके बार बार अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उनको बताते हैं कि प्रीटर्म लेबर या ऐसा कोई मसला ना हो जाए, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन अब अगर औरत हेल्दी है, फिजिकली फिट है, उसको कोई डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोई और मसला नहीं है, तो औरतें आजकल 45 में भी बच्चा पैदा कर रही हैं। मुझे ये मत आप समझें कि बच्चा नहीं पैदा, जब तक आपके पास अंडे हैं आपको एक हेल्दी अंडा चाहिए। लेकिन जो इंसिडेंस है कंसेप्शन या प्रेगनेंसी का चांस कम हो जाएगा। और जो प्रेगनेंसी होगी वो उसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा विजिलेंट होना शुरू हम हो जाएंगे कि औरत की प्रेगनेंसी ठीक रहे, उसको कोई मसला ना हो जाए। हम ज़्यादा टेस्टिंग कराएंगे उसकी। लेकिन मेनोपॉज हो गया तो नहीं होगा। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने अभी प्रैक्टिस में देख रही थी खातून, मेरे पास 36 ईयर ओल्ड आई और उसको मेनोपॉज हो गया। मेनोपॉज इसको कहते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। पहले दुनिया में 1% था, 4-5% इसका खतरा हो गया हुआ है, यानी कि टाइम से पहले मेनोपॉज हो गया। जो चीज़ आपको 50 साल में होनी थी आपको पहले हो गई। जब अंडे खत्म हो गए, मेनोपॉज हो गया 36 साल में। अब मैंने उसको डायग्नोसिस दिया तो उसने कहा डॉक्टर साहब मेरी तो शादी होने वाली थी। तो अब अगर मुझे मेनोपॉज हो गया तो मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती क्या? आप मुझे हार्मोन्स दे दें, बायोरेंटिकल, मेरी वापस आ जाएगी हेल्थ। तो बायोरेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉज एंड पेरीमेनोपॉज, जिसमें हम हार्मोन्स वापस करते हैं जो नेचुरल हार्मोन होते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, ताकि आने वाली बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां। तो इसका सक्सेस रेट कितना होगा इस थेरेपी का? जब बायोरेंटिकल हम देते हैं तो हम उसकी क्रॉनिक इलनेस जो 20 साल में उसकी हड्डियों की बीमारियां, हार्ट डिजीज आनी थी, मेमोरी लॉस होना था, उसको रोक देंगे। लेकिन हम उसको बच्चा वापस नहीं दे सकते क्योंकि उसके अंडे खत्म हो गए। तो बायोरेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज द ट्रीटमेंट कि जो खत्म हुए हार्मोन्स वो हार्मोन्स वापस दे के उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और उसके बुढ़ापे को संवार दें, उसकी मेजर क्रॉनिक इलनेस को बचा दें। लेकिन हम उसको प्रेग्नेंट नहीं कर सकते। अब जो 36 साल की खातून मेरे से पूछ रही है, जी मेरे तो अंडे खत्म हो गए, मैं अब क्या, मेरी शादी होने वाली थी, मैंने उसे ये कहा कि हार्मोन्स दे के हम तुम्हें हेल्दी कर देंगे, तुम्हारे पीरियड भी शायद उसे वापस आ जाए,
क्योंकि वो ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होगी, फेक पीरियड होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बच्चे होंगे। अब डायलेमा ये है कि तुम अपने इन लॉज को या अपनी होने वाले मियाँ को बताओगी कि तुम्हारा नहीं हो सकता। वो एक सोशल डायलेमा है, वो आपका पर्सनल अपने साथ ऑनेस्टी है कि क्या आप वो बताना चाहती हैं कि नहीं। उसमें एज ए डॉक्टर मैं आपको काउंसिल कर सकती हूँ कि आपका क्या होगा आगे, लेकिन ये फैसला कि आपने बताना है किसी को कि नहीं, दैट इज टोटली अप टू यू। और एक मेरे पास इस तरह खातून आई तो उनकी बेटियां थी पहले। मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी शादी हो गई, तुमने जल्दी शादी कर ली थी, बच्चे पहले हो गए, तुम्हें तो नहीं पता था कि तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री में इट रन्स इन द फैमिली एज वेल, और इसकी रीजन ऑटोइम्यून भी हो सकती है। तो फिर मैंने उसे कहा कि कम से कम जो तुम्हारी उसके 4 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटियां, मैंने कहा जो 2 बेटियां हैं वो पढ़ रही हैं, डॉक्टर्स बन रही हैं, ठीक है, डॉक्टर बन रही हैं, तो उनको ये ज़रूर बता देना कि अपनी ज़िंदगी का रोड मैप बना लें। अगर करियर करना है ज़रूर करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये बीमारी आपकी फैमिली में रन करती है। तो आप ज़रा सा प्लान कर लो कि शादी करके बच्चे बना के साथ साथ तालीम हासिल कर लो। और अगर वो आपके प्लान में नहीं है, यू डोंट वांट टू गेट मैरिड, यू डोंट वांट टू हैव किड्स, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन आपके ये डिसीजन जानने के बाद होने चाहिए। ये ना हो कि हमें डॉक्टर ने बताया नहीं था, हमसे कभी किसी ने बात नहीं की थी, हमें अवेयरनेस नहीं थी और हम उस लाइल्मी में मारे गए और वो पछतावा। तो इसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो एज ए डॉक्टर हम आपको अवेयरनेस देते हैं, तो ये जो आप स्क्रॉल करते हैं ना, ये सारा सोशल मीडिया, उस पर कभी कभी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे रुक के बातें सुन लेनी चाहिए जो कि आपके आने वाले मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब आपने क्योंकि रोड मैप की बात की है, आजकल हमने एग फ्रीजिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड देखा है, तो एग फ्रीजिंग किस एज में आपको करवा लेनी चाहिए ताकि आपके पास एक रोड मैप हो कि अगर आपने अपना करियर स्टेबल करना है, एजुकेशन हायर एजुकेशन की तरफ जाना है, तो आप शादी लेट करें और बाद में फिर वो आप कंसीव कर लें। तो किस एज में एग फ्रीजिंग हो जानी चाहिए? देखिए, एक यूजुअली यंग लड़की जिसके अंडे अच्छे हेल्दी क्वालिटी वाले हों, वो तो 35 से पहले ही होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर करानी ही है तो आप उससे पहले कराते हैं। ठीक है। तो लेकिन ये अगेन ये एक्सपर्टीज़ हैं उनकी, जो कि IVF REI कहते हैं हमारे उधर, रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजी इनफर्टिलिटी। तो उसके पास ये जाती हैं और जाके देखते हैं कि हमारे कितने एग्स अच्छे हैं, हमारी अभी भी क्वालिटी कितनी अच्छी है, तो वो उनसे जाके कंसल्टेशन लेके कर लेते हैं। मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, क्योंकि मैं वहीं पर मेरी तालीम, वहीं पर मैंने प्रैक्टिस किया है। हमारे यहाँ जब कोई पेशेंट आता है और हमें लगता है कि ये चीज़ स्किन की मैं बात करती हूँ, तो अगर कोई डिजीज़ है स्किन की, वैसे स्किन केयर जो है मैं कॉस्मेटिक सारी बताती हूँ पेशेंट को, ये भी करो वो भी, लेकिन कोई स्किन की डिजीज़ है मैं डर्मेटोलॉजिस्ट को रेफ़र करती हूँ। इसी तरह पाकिस्तान में चाहिए डॉक्टर्स को कि जब उन्हें लगे कि ये उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन पेशेंट को देने की बजाय, या डिफेंसिव होने की बजाय, या एरोगेंट होने की बजाय, उन्हें सिंपली ये कह दें हमें अभी इस चीज़ का पता नहीं है, ये नई है, या हमें पता नहीं है, बाहर के मुल्कों में होता है, रेफ़र देम आउट। लेकिन उसमें गलत इन्फॉर्मेशन देना या ये कह देना कि ये चाहे वो बायोरेंटिकल हार्मोन्स हो, चाहे वो एग फ्रीजिंग हो, जो साइंटिफिक नॉलेज है या तो आपको नहीं पता, तो पेशेंट को रेफर आउट कर दें। ठीक है। डॉक्टर साहिबा, आप क्योंकि लाइफ कोच भी हैं, अब ज़रा हमने हेल्थ कंडीशंस पे बात कर ली, इमोशनल हेल्थ पे भी बात कर ली है, कुछ और सवालात भी आपकी नज़र करूँगी। आपको क्या लगता है कि मर्द और औरत बराबर हैं? आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ। मर्द और औरत के तो क्रोमोसोम ही नहीं बराबर। आदमी का क्रोमोसोम XY होता है, औरत का XX होता है। तो अल्लाह मियाँ ने पहले डिसाइड कर दिया कि यू कैन नॉट बी इक्वल। औरत और आदमी, जिस तरह से अभी हमने इतनी लंबी बात की कि औरत को तो पहले ही अल्लाह ने बता दिया कि वो बायोलॉजिकल क्लॉक पे, आदमी को बायोलॉजिकल क्लॉक दी नहीं। तो यहीं से फ़र्क आ गया। ठीक है। उसके बाद फिर आदमी और औरत जो हैं अब दोनों लेकर चलते हैं करियर क्लॉक। पहले तो ये औरतें ज़्यादा करियर क्लॉक लेकर नहीं चलती थी, वो सिर्फ आदमियों का था। तो आदमियों के लिए जिस तरह पैसा ज़रूरी होता है, तब औरतों के लिए बच्चा ज़रूरी था। ठीक है। और वो एक ज़माना था जहाँ पे उन्होंने माँ बनना, दादी बनना, नानी बनना, इकोनॉमिकल इतना पैसा कमाना ज़रूरी नहीं होता, तो उनकी इज्जत होती थी। आजकल का ज़माना बदल गया है, एंड नथिंग रॉन्ग विद इट। बदलते ज़माने के लिए अगर आपकी सोच बदल जाती है, लेकिन अगेन रियलिटी चेक के साथ। मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत दूर की अगर सोच रहे हैं, तो पहले अपनी औरत को चाहिए कि अपनी एनाटमी, फिजियोलॉजी, अपनी हर चीज़ इनसाइड आउट हेल्थ सीख ले, ठीक है, समझ ले,
वेल इन्फॉर्म्ड हो, उसके हाँ। बाद डिसीजंस लें। ठीक है। क्योंकि कुछ डिसीजंस लाइफ में ऐसे होते हैं, जब हम जवान होते हैं ना, हाँ। तो हम अपने आप को इनविंसिबल समझते हैं कि हम ठीक है। नाकाबिले फतह हैं, नाकाबिले तस्खीर। तो उसमें जो है हम कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जब आप 20s में होते हैं या इवन 30 से पहले हाँ। कि हमारी तो हेल्थ भी अच्छी है, हमने अभी पढ़ना है, अभी हमने लिखना है, हमने करियर लेकर चलना है। कोई भी फैसला ज़िंदगी में करें तो पहले सेल्फ अवेयरनेस होना ज़रूरी ठीक है। ताकि बाद में पछतावा ना हो। तो आदमी और औरत का सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि आदमी किसी भी किस्म की क्लॉक के ऊपर नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। बढ़ती एज के साथ अगर उसके हार्मोन्स थोड़े कम भी हों तो उस तरह से कम नहीं होते जिस तरह पॉज का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो जाना, अंडे ख़त्म हो जाना, ये औरतों के साथ होता है, आदमियों के साथ नहीं होता। कुछ लोग मैंने देखा है सोशल मीडिया पे बड़ा वो वायरल होने के लिए कि एंड्रोपॉज भी, वो दैट्स नॉट अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी। वो सिर्फ ये है कि थोड़े से आदमियों का थोड़ा टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है तो वो उसको बड़ा हाइप अप कर रहे होते हैं कि हम औरतें बंदे इक्वल हैं। अलबत्ता अगर सेरिब्रल कैपेसिटी की बात करें कि आप पढ़ लिख के कोई जॉब कर सकते हैं तो यस एब्सोल्युटली औरतें भी हर वो काम कर सकती हैं, क्योंकि आजकल मशीनों का दौर आ गया। पहले आपके जो केवमैन थे गारों में रहते थे तो आदमियों ने जाके हंटिंग करनी थी ना, आदमियों ने नेज़ा चलाना था। जब जंगें होती तो आदमी सिपहसालार होते थे, औरतें आमतौर पे सिर्फ दारू दवाई कर रही होती थी, तो औरतें इतनी फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती। आजकल जो है मशीनें चलती हैं तो मशीनों की वजह से औरतों को अब जो है मशीनों की मदद ले लेती हैं, सो दे कैन डू द सेम वर्क जो कि फिजिकल पावर उनको इतना मैटर नहीं करती। ठीक है, चलिए ये तो साबित हो गया कि मर्द और औरत को आप बराबर नहीं समझनी, चाहे वो मेडिकल टर्म्स पे आप हमें बताएं या फिर सोशल टर्म्स पे बताएं। डॉक्टर साहिबा, ये क्यों कहा जाता है कि औरत की कमाई में बरकत नहीं होती? जी, आपको ऐसा लगता है? देखिए, जब औरत के ऊपर कोई मजबूरी डाल दी जाए ना, तो उसमें कैसे बरकत रह सकती है? आदमी अगर प्राइमरी अर्नर है और आदमी पैसे कमाकर घर लेकर आता है तो औरत को ये रिलैक्सेशन होती है, इत्मीनान होता है, सुकून होता है कि मेरे ऊपर ये मजबूरी नहीं है, मैं जो हूँ अपनी मर्जी से पैसे कमाऊँ तो ठीक है। लेकिन इफ़ शी स्टार्ट्स वेयरिंग द पैंट्स, जिसका ये मतलब है कि उसको पैसा मजबूरी के तहत कमाना पड़ जाए, तो बाहर भी काम कर रही है, घर आके घर का भी काम कर रही है, तो उससे तो डबल काम होगा ना। उसकी नींद पूरी होगी, वो फटीग्ड हो जाएगी, मस्कुलर वो पहले इतनी नहीं है, फिजिकली वो आदमी की तरह इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो क्रैंकी हो जाएगी। फिर उसके ऊपर मेडिकल स्टेजेस आनी है, एजिंग की, पेरीमेनोपॉज की, मेनोपॉज की, इमोशनल हेल्थ जो है सारी, तो ये सारी पैकेज में होता है। अगर हम सिर्फ एक जुमले को पकड़ के बैठ जाएं कि उसकी बरकत नहीं है कमाई में, तो बरकत तो हर कमाई में जो हलाल है और जिसका अच्छी तरह से आप सर्व करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर पैसा कमा रहे हैं, उसमें बरकत ही बरकत होगी। लेकिन जब औरत के ऊपर ये जिम्मेदारियां डाल दी जाएं तो उसका जो मेंटल वेलबींग, उसका जो इमोशनल वेलबींग होती है वो खराब होती है, वो क्रैंकी हो जाती है। तो फिर जो काम उसने अच्छे सुकून से करना होता है ना, और उसके ऊपर ये बोझ डाल दिया जाए तो औरत इस बोझ के लिए नहीं बनी हुई। औरत जो है वो अपनी मर्जी से कर रही है, थोड़ा काम करे, ज़्यादा करे, अगर उसको छुट्टी लेनी है, मैटरनिटी लीव लेनी है, खुशी के साथ करना है तो ज़बरदस्त। लेकिन जो आदमी होता है ना, वो स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस ज़्यादा उठा सकता है। ठीक है। आदमी का जो डिसीजन मेकिंग होती है, आदमी के जो मस्कुलर और उसकी फिजिकल हेल्थ होती है, वो अल्लाह ने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाई हुई है। ठीक है। तो अगर वो बाहर जाके काम भी करता है तो घर आके अगर थोड़ा चिड़चिड़ा भी है, अगर उसको घर में सुकून मिलता है और उसकी कमाई से उसको एक फीलिंग आती है कि मैंने कि अपने घर चला रहा हूँ, तो आदमी को बड़ी अच्छी फीलिंग आती है ये, और ये उसको एडमिरेशन जो होती है, उसको लगता है मेरी रिस्पेक्ट हो रही है ये। लेकिन औरत जो है ना, जब ऐसे काम करना शुरू कर देती है, अनलेस एंड अनटिल कि वो बड़ी ही वेल बैलेंस्ड किस्म की बनती है, लेकिन औरतें इतना अच्छा बैलेंस लेकर नहीं चलती। जब उनको ज़बरदस्ती ये कहा जाए कि जी अब तुम बाहर भी कमाओ तो घर में भी काम करो, तो बरकत कहाँ से आएगी? तो आप फिर फेमिनिस्ट हैं या नहीं है? फेमिनिस्ट का क्या मतलब है? फेमिनिस्ट का ये मतलब हर बंदी को फेमिनिस्ट होना चाहिए। फेमिनिस्ट का ये मतलब है कि जी आप अगर सारे ये सोच रहे हैं कि मैंने अगर पीएचडी की है और तुमने भी पीएचडी की है, तो मेरी मेरिट की बेस पे मुझे ये जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है? तो एब्सोल्युटली अगर आप सेरिब्रल कैपेसिटी कि मुझे ये मेरे में अहलियत है तो मुझे ये जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है, तो ये फेमिनिस्ट की बात होती है। लेकिन अगर आप ये कहना शुरू कर दें कि औरत और आदमी की बायोलॉजी एक जैसी होती है, औरत और आदमी के काम एक जैसे करने चाहिए, तो आदमी कब बच्चा पैदा कर सकता है? तो फेमिनिज्म कहाँ से आ गई इसमें? मुझे ये बताएं कि औरत आदमी के जॉब्स फ़र्क हैं। अगर एक डाकू घर में आता है तो औरत कुर्बानी देने के लिए आगे आ जाएगी,
ठीक है, क्योंकि हाँ। उसको मैटरनल इंस्टिंक्ट है उसके अंदर। लेकिन आदमी जो है लड़ने के लिए पहले आगे आता है, क्योंकि वो फिजिकली पावरफुल होता है। तो रोल्स बड़े फर्क है। रोल्स जब इतने फर्क हैं उनकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की बेस पे, तो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल बड़ा गलत समझ लिया गया है। यहाँ पे बात होती है मेरिट की, इक्वालिटी की। हाँ। और लेकिन उसमें भी अगर एक स्टेप आगे चला जाए तो रियलिटी चेक में ये होता है कि जब मैंने देखा है और बहुत रिसर्च ने प्रूव किया है कि जब औरतें मेनोपॉज में जाती हैं, अब हम इस वर्ड को इतना बोलते हैं और मैंने इतनी अवेयरनेस दे दी है कि सारे कहते हैं डॉक्टर साहब यही बताती रहती हैं, फिर भी लोगों को समझ नहीं आती। डॉक्टर साहब, लेकिन आपकी इस टाइम ख्यालात मुझे ना खलीलुर रहमान कमर से काफी मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। खवातीन आपसे वैसे नाराज तो नहीं होती इस चीज पे? मेरे से क्यों नाराज होंगी? दे लव मी, दे रिस्पेक्ट मी। मैं ये बात ये नहीं कर रही कि औरतों को रिस्पेक्ट ना करो। चेक दे रही हैं आप। मैं औरतों की रिस्पेक्ट तो मैं कहती हूँ जितनी माँ की है, बेटी की है, किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं है। मैं खुद वर्किंग लेडी हूँ, मैं कैसे किसी को ये कह सकती हूँ कि काम ना करो? ठीक है। एंड आई मेक टन्स ऑफ मनी बाय द वे। सो मेरा मतलब है कि मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर, सक्सेसफुल लाइफ कोच, सक्सेसफुल मदर, मेरे माशाल्लाह बच्चे हैं, सक्सेसफुल वाइफ, तो मैं ये कैसे किसी को कह सकती हूँ? मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आपके ट्रांजिशन होते हैं इन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, औरतें ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। औरतें, अगर मैं माउंटेनियर हूँ, मैं हाइकर हूँ, मैंने किलिमंजारो, मैंने माचू पिचू सारा बहुत हाइक किया, बहुत। लेकिन जब आपकी टूवर्ड्स आप जाना शुरू करते हैं 40s में, तो यस डेफिनेटली चेंजेस स्टार्ट हैपनिंग एनाटॉमिकली इन द बॉडी। तो अगर कोई औरत ये समझे कि वो सारी उम्र उसी तरह से रहेगी, तो ऐसा नहीं होता। और फिर आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं जो आदमियों के उस तरह से नहीं हो रहे होते। वो बहुत 17 to 18% आदमी हैं जिनके होते हैं। तो इसकी वजह से औरत आदमी कभी इक्वल नहीं हो सकते। अलबत्ता अगर आप ये कहते हैं, मेरे पास 50s में औरतें आती हैं, कहती हैं हमें ब्रेन फॉग हो गया, हम CEO हैं इस कंपनी के, और हमारी जो शार्प क्लैरिटी थी अब वो जो है अफेक्ट हो रही है। आयरलैंड के अंदर बहुत बड़ी स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने नर्सिस को देखा कि 18% वांटेड टू क्विट देयर जॉब, कितने सालों की, क्योंकि उनसे ये स्ट्रेस लिया नहीं जा रहा था। ठीक है। तो अगर औरत प्रेसिडेंट भी है, औरत प्राइम मिनिस्टर भी है, औरत बहुत बड़ी CEO भी है, तो सुकून उसको एक बाशऊर और जिम्मेदार आदमी और पार्टनरशिप में ही मिलता है। ठीक है। लेकिन वो मर्द होना चाहिए जो बाशऊर हो और जिम्मेदार हो और जो लीड कर सके। डॉक्टर साहिबा, आपने मर्दों की बात की है, इसका क्या मतलब है? आपने एक फ्रेज सुना होगा, मैन ऑफ वर्ड्स, है ना? मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब है कि मर्द होना चाहिए इंसान को। मर्द बाशऊर होता है, मर्द जिम्मेदार होता है, मर्द अहद व पैमान को पूरा करता है, मर्द वफादार होता है, मर्द जो है जो बात कहता है दलेर होता है, फिर वो खड़ा रहता है उस जगह पे। हम लड़कों की बात नहीं कर रहे, मर्द और लड़कों में यही फर्क है। ठीक है, ये है डेफिनेशन मर्द। जी, जब कोई मर्द होता है तो फिर औरत भी अपनी जगह तस्लीम करती है, ठीक है, और फिर उसके साथ मोहब्बत करती है और वफा करती है। ठीक है। लेकिन अगर मर्द ही अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभाल रहा और वो मर्द थोड़ा सा जनाना हो गया है, सारी मूड स्विंग्स और जितने नखरे आने थे, और जो देखिए औरतें इमोशनल क्रीचर्स हैं, आदमी कहते हैं ना विजुअल क्रीचर्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फर्क है। आदमी जब कोई अपना हाथ पकड़ाता है तो इसका ये मतलब है कि वो फिर उसको लेकर चले आखिरी दम तक, यही फ़र्क है। और ये औरत फिर उसको सबमिट करती है। औरत फिर जानती है, पहचानती है कि अब मैं ये लीडर है और मैं फॉलो करूंगी, फिर वो चाहे फेमिनिस्ट हो, फिर चाहे वो CEO हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो। लेकिन मेजॉरिटी आजकल के ज़माने में औरतें तरक्की कर जाती हैं, औरतें उस मुकाम तक पहुंच जाती हैं, या तो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल ग्रो कर जाती हैं, या फाइनेंशियल ग्रोथ कर जाती हैं, या फिर किसी और तरह से उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाती। तो जब वो आदमी की उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं कर पाती, तो फिर ये जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट ख़त्म होता है, और आदमी को रिस्पेक्ट चाहिए होती है बहुत ज़्यादा। औरत और आदमी की रिस्पेक्ट की डेफिनेशन भी बहुत फ़र्क है, तो फिर ये वहाँ कंपैटिबिलिटी नहीं रहती। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि औरत और आदमी जब सिलेक्शन ऑफ पार्टनर कर रहे हो तो अपनी वैल्यूज़ को अपने जैसे लोगों में जाएं, ना इतना ऊंची छलांग मारें जहाँ पे कि शुरू में तो चल पड़ती है लेकिन बाद में नहीं चलती। बिकॉज इन रियलिटी जब औरत आपकी इज्जत ही नहीं करेगी तो ये रिलेशनशिप भी नहीं चलेगा। तो अगर आप जो चाहते हैं, अगर आपका कोई एक सर्टेन फाइनेंशियल स्टेटस है तो उसी हद तक रहें, ज़्यादा ना जाएं, या फिर अपने आप को उस काबिल करें। व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल, जो वैल्यू आप लेकर आ रहे हैं
वही वैल्यू उसी साथ जो है ना अपना पार्टनर सेलेक्ट करें। डॉक्टर साहिबा, मैं चाहती हूँ आप इस पॉइंट पे रोशनी डालें, क्योंकि मर्द की डेफिनेशन आपने बता दी है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में देख लें या फिर कॉलेजेस में भी देख लें, जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बहुत ज़्यादा, एक तो आजकल ट्रेंड, हमेशा से ट्रेंड होता है, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, और जब बात शादी तक आती है ना, तो वो जो लड़का होता है ना, वो कहता है कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे। अच्छा, एक वो वाला फेज आ गया। उसके बाद फिर लड़की अपने आप को सरेंडर कर चुकी होती है, अपने आदात ढाल चुकी होती है कि अच्छा ये लड़का है, ये फैमिली है, और ये सारी की सारी उसकी रिचुअल्स कह लें या फिर नॉर्म्स कह लें, वो उसमें ढल जाती है। वहाँ पे आती है इमोशनल हेल्थ, जो कि ख़राब होती है उस लड़की की। तो आपको क्या लगता है कि लाइफ पार्टनर चुनने में इमोशनल हेल्थ का कितना ज़्यादा एक हाथ होता है? जी, किस हद तक होनी चाहिए? लड़के को क्या समझना चाहिए लड़की की इमोशनल हेल्थ के बारे में, और लड़की को लड़के की इमोशनल हेल्थ के बारे में क्या समझना चाहिए शादी करने से पहले? इमोशनल हेल्थ का जो जर्नी है वो आपके घर में आपकी तरबियत से स्टार्ट होता है। ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई बंदा बाहर जाके वैलिडेशन ले रहा है या किसी और लड़का या रिलेशनशिप लड़की के साथ सुकून ढूंढ रहे हैं और आपस में ऐसे काम कर रहे हैं और माँ बाप को नहीं पता और घर में इतनी कम्युनिकेशन और बॉन्डिंग नहीं है कि वो घर जाके अपनी चीज़ें डिस्कस कर सकें, तो आपका वहीं से जर्नी ख़राब हो जाता है। उसमें तरबियत सबसे मैटर करती है, या आपके घर में बॉन्डिंग नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। अगर आप कहीं डेट भी कर रहे हैं, कहीं बाहर जा भी रहे हैं और आप अपने माँ बाप से डरते हैं और उनसे डिस्कस नहीं कर पाते, तो आप सुपरफिशियल होते हैं काफ़ी हद तक। आपको पता होता है कि ये शायद हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं चलेगा। उसमें कोई एक फरीकैन में से कोई एक बंदा अगर सीरियस हो गया और वो जो है उसने अपना दिल लगा बैठे, तो ब्रेकअप होगा। तो डेफिनेटली ब्रेकअप जो होता है वो आपको फिजिकल पेन तक हर्ट देता है, खाली आपका इमोशनल वेलबींग खराब नहीं करता। अब अगर उस हद तक बात चली गई और आपके पास फिर कोई ऐसा कॉन्फिडेंट, कोई ऐसा बंदा नहीं जिससे आप बात कर सकें, बात किससे कर रहे हैं? अपनी उम्र की बच्चियों से, अपनी उम्र के लड़कों से। उन्होंने तो आपको गलत बातें ही बतानी है, अपने एक्सपीरियंसेस बताने। लड़के कह देंगे ये एक नहीं और सही, लड़की जो है कह देगी कि चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वो लोग खुदकुशी तक पहुंच जाते हैं। उनकी इमोशनल वेलबींग इतनी खराब हो जाती है। कहने का ये मतलब है कि अगर आप कि घर में ऐसी माँ या बाप में से किसी एक के साथ इतनी बॉन्डिंग नहीं है, इतना कम्युनिकेशन नहीं है और गैप है बहुत ज़्यादा, तो वहीं पे एक घर से ट्रॉमा जो आपको मिल रहा है, ट्रॉमा ऐसी फैमिलीज़ में होता है जहाँ पे फिर गैप बढ़ते बढ़ते अब बाहर जाके जो रिलेशनशिप है ना, इट्स अ फॉर्म ऑफ वैलिडेशन, कि अब आप वो सुकून बाहर ढूंढ रहे हैं। और वो चीज़ें जिन लोगों के घर में आपस में बहुत ज़्यादा माँ बाप के साथ दोस्ती होती है, उनके पास एक कंधा होता है कि जाके रो लेंगे, वो घर का ट्रॉमा बाहर लेके जा रहे होते हैं। बचपन का ट्रॉमा जो होता है, अगर कहीं कोई आपके अंदर तन्हाई थी, कोई कंपेनियनशिप नहीं थी, कोई अच्छा ऐसा बात करने वाला नहीं, और वो वैलिडेशन आपको बाहर किसी लड़का या लड़की की सूरत में मिल गई। एक तो होता है कि सिर्फ चलो थोड़ी सी इन्फैचुएशन होगी जिस तरह बच्चों को हो जाती है कि कोई अच्छा लग गया आपने, लेकिन जब आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं शादी से पहले ही किसी के साथ और आपके घर में किसी को नहीं पता, टू बिगिन विद वहाँ से आपका सफ़र ख़राब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने वो चीज़ें नहीं देखी जो आपके बुज़ुर्ग देखते हैं। आपने उसके घर की फैमिली, उसकी वैल्यूज़, उसका आगे फ्यूचर कुछ नहीं देखा। और जब शादी हो जाती है तो खाली जो है शक्ल मैटर नहीं करती, वज़न मैटर नहीं करता, वैल्यूज़ और जो बेसिक फाउंडेशन होती है घर की, नेचर मैटर करती है कि वो लड़के की तरबियत किस घर में हुई थी। तो जब ये दिल टूटते हैं, दिमाग साथ साथ टूटते हैं, खाली दिल और दिमाग का बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है, तो उसमें ये मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो आपका जर्नी स्टार्ट हुआ है ना, कि इवन आप इस तरह के रिलेशनशिप्स में जाते हैं, अगर घर में आपकी जो है बहुत ज़्यादा दोस्ती है अपने माँ बाप के साथ, तो आपकी काफ़ी हद तक बचत हो जाती है कि आप इस तरह के रिलेशनशिप्स भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन माँ बाप ने आजकल बहुत ज़्यादा गैप रखा हुआ है कि बच्चे आके इस तरह की बातें ही नहीं करते, तो फिर वो जब ऐसे सूरत हालात में फंस जाते हैं, चाहे टेम्प्रेरी फंसे या बहुत स्ट्रांगली फंसे, उसके बाद जाके जो है वो खुद ही गलत डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं और उनके पास कोई थेरेपिस्ट भी नहीं होता। आजकल थेरेपी भी महंगी और जो दे रहे होते हैं उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, टाइम की क्योंकि किल्लत है और आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी, क्योंकि आप अमेरिकन बेस्ड हैं, यूएस में रहती हैं और आपका सर्कल भी बड़ा है, तो पाकिस्तान की ख़वातीन की तरफ से कोई आते हैं कि हमारा रिश्ता बाहर करवा दें, या उधर के लड़के कह रहे हों कि अच्छा पाकिस्तान की किसी लड़की से हमारा रिश्ता करा दें? क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनकी? कुछ अब कभी ऐसा फील हुआ या एक्सपीरियंस हुआ? बहुत पहले कभी जब होता था कि कोई आपस में बहुत, जब मैं सोशलाइज करती थी, अब तो इतना ज़्यादा मेरा एक मिशन विजन है जहाँ पे मेरा इतना लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा, मोर प्रोफेशनल हो रहा है। जब से मैंने
टीचिंग ऑफ डॉक्टर्स में गई हूँ, हाँ। कॉन्फ्रेंसेस, टेबल टॉक्स में होता है मेरा सारा। पहले जब होता था तो होता था कोई रिश्ते का कहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ज़माना बड़ा ग्लोबल हो गया है। हाँ। और पाकिस्तान भी बड़ा आगे चला गया हुआ है कि उनको अब शायद करियर के लिए बाहर जा रहे होते हैं, और जो मेडिकल कॉलेजेस में होते हैं या कोई इस तरह कॉलेजेस में प्रोफेशनल बच्चे होते हैं, उनका हाँ। पहले ही आपस में होता है, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, करियर के लिए लोग बाहर जा रहे होते हैं। ज़्यादा शादी वाला चक्कर अब नहीं रह गया। मेरा ख्याल है वो पहले होता था, माँ बाप को काफ़ी हद तक समझ आ गई है कि जिस तरह के वहाँ के लोग नहीं चाहते कि कल्चरल डिफरेंस हो या वैल्यूज़ का फ़र्क हो, क्योंकि जो जिस तरह से आपकी ट्रेनिंग होती है घर की, वो बड़ा मैटर करता है। तो आपका अगर तरबियत वहाँ की है और आप उसको ला के पाकिस्तान या पाकिस्तान की है जाके बाहर, लेकिन ग्लोबल वर्ल्ड होगी, लोग आपस में ही कर लेते हैं शादियाँ, मतलब इतना वो ज़माना अब थोड़ा बदल गया, आई थिंक थोड़ा मॉडर्न हो गया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तानी खवातीन के कौन कौन से चैलेंजेस आप इस टाइम देखती हैं जिस पे आप खुद भी सर पकड़ के बैठ जाती हैं कि ये क्या क्या मसले हैं पाकिस्तानी खवातीन के? मेरे ख्याल है यहाँ क्लास डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेचर बहुत फ़र्क है लोगों का आपस में। उस इकोनॉमिकल डिफरेंस की वजह से कुछ तबकात की खवातीन वो करना चाहती हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है, या वो जो सोशल मीडिया की वजह से देखती हैं कि फ़लाँ के पास ये बैग है या वो चीज़ है, तो दे वांट टू लिव द सेम लाइफ। ये एक सर्टन एज में होता है, और जब थोड़ी एज बड़ी हो जाती है तो उसके बाद उनका जो ज़्यादा फ़र्क आना शुरू हो जाता है वो यही होता है कि जी हमारी अपने हस्बैंड से नहीं बनती, या हस्बैंड वफ़ादार नहीं है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन कंप्लेन है। तीसरी चीज़ ये होती है कि अपनी हेल्थ के ऊपर उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया होता, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो होता है वो बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं, बच्चों में, इन लॉज में, सोशल कल्चर ऐसा है हमारा। तो ये जो पूरा फैब्रिक है उसमें एक्सरसाइज करना, अपने वज़न को उठाना, जो वेट लिफ्टिंग होती है, अच्छी न्यूट्रिशन, डाइट, सप्लीमेंट्स, अपने हार्मोन्स का ख्याल रखना, अपनी इमोशनल फिज़िकल वेलबींग का ख्याल रखना, इतनी अवेयरनेस नहीं है। और जब तक आती है काफ़ी हद तक उनको इन्फ्लेमेशन, उनका स्ट्रेस, उनके जोड़ों का दर्द, उनका सारी चीज़ें ख़राब हो गई होती हैं, और वो अक्सर कहती हैं कि जी हमें तो पहले पता ही नहीं था। और अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस मैं भी क्रिएट कर रही हूँ, और सोशल मीडिया भी इज़ आउट देयर, जिसने हासिल करनी है वो कर सकता है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं, एक दूसरा उनके एडवाइज़र्स और किन दोस्तों के साथ बैठती हैं, ये भी बड़ा मैटर करता है। सो मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ कि अपनी कंपनी थोड़ी सी वेल रेड, वेल इन्फॉर्म्ड, वेल ट्रैवल्ड रखें। बिल्कुल, तो उससे उनको काफ़ी फ़र्क पड़ता है उनकी मेंटल हेल्थ में, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ में। डॉक्टर साहिबा, आजकल क्योंकि व्यूज़ के और रेटिंग्स के बहुत ज़्यादा हम दौड़ में लग गए हैं, और हमारे यहाँ एंकर्स ऐसे हैं कि वो पागल ही हो गए हैं कि वो इस तरह के बोल्ड टॉपिक्स पे, जब उनकी कमांड भी नहीं है, ऐसे गेस्ट भी बुला लेते हैं और फिर वो टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है हमारे माशरे के लिए? मुझे लगता है कि ये ख़तरनाक से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इसकी बहुत बड़ी वजूहात हैं कि जो हमारे जैसे जो पलंदे ऑफ डिग्रीज के साथ फिजा अली को हमने देखा, और उसके बाद फिर हमने देखा कि बाकी एंकर्स भी कर रहे हैं, सहर चावला ने भी किया है, तो किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, मैंने मैं आपको ये बताने लगी थी कि जब मेरी जो बैकग्राउंड है, मेरी मदर अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब करे, वो टीचर एजुकेशनिस्ट थी। हमारा पूरा ख़ानदान डॉक्टर्स का, टीचर्स का, ठीक है। तो हमारी जितनी भी एक टीचर की, डॉक्टर की, एक जिसका ताल्लुक़ तालीम व तदरीस से है, जितनी भी हम छूट ले लेना, हमारा ये पीछे आ जाते हैं। लाइक नहीं, वी कैन डू दैट, हमारे बाउंड्रीज होते हैं, लिमिट्स होते हैं। तो कभी कभी मैं उनके एक्चुअली शो पे भी गई, बड़े शोज़ में मैं जाती हूँ, तो ऊपर जो कैप्शंस दे देते हैं, हेडर्स दे देते हैं काट काट के, वो बड़े अजीब व गरीब से दे देते हैं। आपका भी एक मेरे ख्याल से शो है डॉक्टर अफान कैसर के साथ, वायरल तो हो गया था, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे भी व्यूज़ मिल गए। लेकिन मसला ये है कि जो रियल नॉलेज होता है, उसके साथ इनजस्टिस हो जाता है। When I talk about hormones, I talk about the health of the women, लेकिन उसको उन्होंने इतना सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं कि वो पूरा मैसेज मर जाता है। और फिर जो फैमिली होती है, जो औरत या आदमी, उसके रिलेशनशिप्स जो कि बहुत ज़्यादा फैब्रिक है इस सोसाइटी का, जिसके ऊपर वो खड़ा हुआ है रिलेशनशिप, लेकिन वो उसको इतना गंदा रंग चढ़ा देते हैं कि लोग समझते हैं कि ये जी रेटिंग आ जाएगी, लेकिन मैसेज एजुकेशनल, साइंटिफिक, मेडिसिन का मर जाता है उसके अंदर। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। मैंने तो अपनी टीम को कहा जी कि अगर तुम्हें 10 व्यूज़ आते हैं ना, इंटेग्रिटी ऑफ कैरेक्टर, तुम 10 व्यूज़ पे खुश रहो। ये 10 वो लोग हैं जो मुझे सुनना चाहते हैं, ये 10 वो लोग हैं जो मेरे साथ लॉयल हैं, ये 10 वो लोग हैं जो मुझे दुआएं देते हैं। इसके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैंने व्यूज़ के लिए करना है ना, तो मैं भी कोई थोड़ा सा घूम लूँगी, गा लूँगी, कुछ कर लूँगी, बट आपका
आपका एक्सपर्टीज़ क्या, आपका फोटे क्या, आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ, आप इज़्ज़त के साथ कोई काम करना चाह रहे हैं, आप मोहब्बत के लिए कोई काम करना चाह रहे हैं, दिलों को जीतने के लिए कोई काम करना चाह रहे हैं, या सिर्फ वक्ती तौर पे नंबर्स और रेटिंग के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं। हर बंदे का जो है ना रोज़ी रोटी का तरीका अपना है, नथिंग रॉन्ग विद इट अगर वो ऐसा करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा कोई नहीं होता, इसका नुकसान होता है। और फिर कुछ लोग डिग्रीज़ को मिसयूज़ करते हैं, डिग्रीज़ नहीं होती या होती हैं, किसी को नहीं पता होता। मुझे लगता है कि हम उन्हें क्यों ब्लेम कर रहे हैं, मुझे लगता है आप लोगों को ज़्यादा ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि जो लोग पॉडकास्ट करते हैं, जो बुलाते हैं, जो एंकर्स हैं, व्हाई डोंट दे डू देयर होमवर्क, वाई डोंट दे चेक द क्रीडेंशियल्स फर्स्ट। वो क्यों नहीं चेक करते कि जिसको बुला रहे हैं वो डॉक्टर है, या जिसको बुला रहे हैं वो इंजीनियर है, या वाकई वो कोई स्कॉलर है दीनी। तो आप लोगों को पकड़ना चाहिए, ना कि उन लोगों को जो आके बोल रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी डिग्री वाली बात को ही आगे लेके चलूँगी। हमारे यहाँ ना अक्सर शोज़ में हम बुलाते हैं हर्बलिस्ट को जी। अब वो इस तरह के टोटके बता रहे होते हैं कि हम आपको मेडिसिन से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा, आप हर्बलिस्ट के पास जाएं, हर्ब्स पे काम करें, हर्ब्स अपनी डाइट में इस्तेमाल करें और आप बीमारियों से महफूज हो जाएंगे। ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। लोग मेरे पास तवीज़ लेने आते हैं, आप डॉक्टर मुफ्ती हैं, हमारा बच्चा हो जाएगा, आप तवीज़ दे दें। सीरियसली? अच्छा। मैं ये कह रही हूँ कि उस तरह के काम शुरू करूँ तो वो बच्चा भी हो जाएगा तवीज़ से। प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं इसे। देखिए, वेरी ऑथेंटिक साइंटिफिक नॉलेज आपको दे रही हूँ। पेरीमेनोपॉज से बात कर लेते हैं, जो मेरी एक्सपर्टीज़ है। जब औरत 40s में जाती है उसको अलामात आते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, फटीग होती है, सेक्सुअल डिज़ायर कम है, यूरिन इन्फेक्शंस होते हैं, सारे उसको बीमारियां होती हैं, रातों को नींद उड़ जाती है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैल्पिटेशंस। तो इस टाइम पे उसके अंडे कुछ मौजूद होते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा ख़वातीन को कहती हूँ कि आप चिया सीड, फ्लैक्स सीड, हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए मोरिंगा या कोई शतावरी पाउडर या प्रिमरोज़ वगैरह लेना है तो ज़रूर लें। उसके साथ अपनी डाइट को सही करें, क्योंकि अभी आपके पास हार्मोन्स प्रेजेंट हैं। ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा एविडेंस बेस्ड साइंस नहीं है, अभी इस पर रिसर्च हो रही है, बट दे डू वर्क। तो सर्टेन अमाउंट तक ना, बट दैट्स नॉट द ट्रीटमेंट। इसे हम कहते हैं सप्लीमेंटेशन। ट्रीटमेंट नहीं छोड़ना मतलब सप्लीमेंटेशन, एडजंक्टिव थेरेपी। जिस तरह हम कहते हैं आप एक्सरसाइज करें सारी उम्र, लेकिन एक्सरसाइज से ज़रूरी तो नहीं ना कि अब जिम गोर्स जो इतने एक्सरसाइज फनाटिक होते हैं उनको भी तो कैंसर हो जाता है, उनको हार्ट अटैक भी हो जाते हैं। तो इसका ये कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है। लेकिन आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने स्लीप के ऊपर काम करना है, आपने अपने स्ट्रेस को कम करना है, मेडिटेशन करनी है, योगा करनी है, वेट उठाने हैं, सप्लीमेंट्स विटामिन डी, ओमेगा 3, मैग्नीशियम सब लेना है। लेकिन पोटेंसी ऑफ, बात सीधी सच्ची किया करें, पोटेंसी ऑफ ऑल दीज जड़ी बूटियाँ इज 2 to 3% एज कम्पेयर टू द हार्मोनल ट्रीटमेंट विच इज़ 100%। ठीक है। तो अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ट्रीटमेंट इज ट्रीटमेंट, लेकिन उसको डॉक्टर की सुपरविजन में लेते हैं। मैं तो ये भी कहूँगी, अगर कोई घर का टोटका आपके लिए काम कर रहा है तो मैं उससे आपको क्यों रोकूंगी, अनलेस एंड अनटिल वो आपके लिए कोई खतरा है। तो इसकी वजह से खतरे वाली चीज़ें ना लें। लेकिन अगर आप ये कह के दे रहे हैं कि इससे आपकी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, ये ट्रीटमेंट है, शर्तिया इलाज है, तो प्लीज़ माइंड इट, दैट्स अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, दैट्स अ मिस इन्फॉर्मेशन। आप अगर अंडर ओथ हैं और अगर आप अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, चाहे आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, चाहे आप हर्बलिस्ट हैं, एविडेंस बेस्ड साइंस की बात किया करें। उसमें आप ये कहें कि इस सर्टेन एज में इट डज हेल्प टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन यू स्टिल नीड टू सी अ डॉक्टर। ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबाना मुफ्ती। आज हमने डिटेल डिस्कशन की है, इमोशनल हेल्थ पे भी बात की है, फिजिकल हेल्थ पे भी बात की है। और अगर आपका कोई सवाल है डॉक्टर शबाना मुफ्ती से तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, हम दोबारा उनके साथ एक सिटिंग रख सकते हैं। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में कुछ और स्टोरीज़ के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।